कि जैसे ही आप निर्दोष लोगों का नाम डालेंगे, आपका केस कमज़ोर होगा। जितना ही लोग था उसका इन्वॉल्वमेंट देते, तो कदापि एक भी नहीं बचता उसमें। अधिक से अधिक लोगों के फँसाने के वजह से केस कमज़ोर होता है। एक निर्दोष आदमी को फँसाने के चक्कर में आप 10 अपराधी को भी बचने का स्कोप दे देते हैं। हाई कोर्ट में 26,000 एडवोकेट हैं। मैं नहीं लड़ूँ, कोई और लड़ेंगे केस। मेरा बेटा यदि चोर है, तो मुझे कैसे आप सज़ा दे सकते हो? क्रिमिनल यदि मेरा बेटा हत्या किया, तो बाप और माँ को कैसे आप सज़ा दे सकते हो? बेनीपट्टी के महमदपुर में नरसंहार की खबर सामने आई थी। वो दिन होली का था, जिस दिन खून की होली खेली गई थी। पूरे मधुबनी से लेकर के पूरे बिहार में इसकी चर्चा हुई। इस नरसंहार को लेकर के कई लोगों पर इल्जाम लगा। ये कहा गया कि जो 6 लोग मरे हैं, इनमें कई लोगों ने जानबूझकर बेसिस के हिसाब से, यानी कि कास्ट बेस के हिसाब से ये हत्या की है। जाति की भी बात इसमें आई। लेकिन सच्चाई क्या है, इस ये बात हम अभी तक नहीं जान पाए कि आखिर क्या हुआ है। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने ये हत्या नहीं की थी, बावजूद उनको उनको जेल जाना पड़ा। इस मामले में खूब बहस हुई, लेकिन आज ये मामला हम क्यों उठा रहे हैं, इस पर इस वीडियो में बात होगी। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है, आप DTW 24 न्यूज़ देख रहे हैं। आज हम जिनके साथ मौजूद हैं, वो पटना हाई कोर्ट के वकील हैं, उनका नाम शिवनंदन भारती है। इस मामले में हम उनसे बात करेंगे क्योंकि जिन 35 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, उसमें से 5 लोगों की आज बेल हो चुकी है। आज यानी कि 28 तारीख को आज उन लोगों को बेल मिली है। और क्यों मिली है, किस बेसिस पे मिली है, और अगर बेल मिल गई है, तो क्या इस बेल को मिल जाने से जो अपराधी हैं, जिन्होंने इस केस को बहुत बड़ा देखा था, उनको इस चीज़ में साहस मिलेगा या वो बेखौफ हो जाएँगे? इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिवनंदन भारती जी हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी। आप उन कल्प्रिटों के वकील रह चुके हैं जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने ये हत्या किया है, नरसंहार में उनका नाम आया था। आज 5 लोगों को बेल मिली है, किस बेसिस पे मिली है? और अगर ये बेल मिल चुका है, तो आपको नहीं लगता कि जो अपराध करते हैं, किसी तरह के भी, उनका मनोबल बढ़ जाएगा कि अरे छूट ही जाते हैं बड़ी आसानी से? देखिए, सबसे पहली बात जो एक दिमाग में जो एक ओपिनियन बन जाता है ना कि ये अभियुक्त है, अपराधी नहीं है। हुँ। अभियुक्त और अपराधी में जो एक अंतर है कि आप इल्ज़ाम किसी पर लगा देते हैं। जब वो साबित हो जाता है, तो वो अपराधी होता है। जिस जो काम न्यायालय का होता है, वो बहुत सारे ट्रायल के दौरान जो है सो चीज़ों को देखने के बाद वो दोषी उनको यदि लगता है तो करते हैं। हुँ। रही बात बेल के संबंध में जो आपने ये बातें कही हमसे, तो आप जान लीजिए कि इस केस में मुझे भी उन परिवार के प्रति गहरी संवेदना है जिन परिवार से लोगों की हत्या हुई। और ये होली के दिन का चीज़ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए समाज में। एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के प्रति हम लोगों का भी अपना कर्तव्य होता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कर्तव्य है कि दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फँसना नहीं जी, चाहिए। जी। हुँ। इस केस में जो अभी आपने कहा कि उस टाइम में भी चर्चा सामाजिक तौर पे रहा था कि हुँ। जातिगत भावनाओं से ये केस हत्या हुई हत्या है। हुई थी, 2 गुटों की बात हुई थी। यदि हुँ। मान लीजिए ये बात है, तो भाई ये भ्रम ऐसा भी तो हो सकता है कि उस कास्ट के जो बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं, उन लोगों को निर्दोष में इसमें नाम फँसा दिया गया हो, जी। ऐसा भी हो सकता है। आज देखिए इस केस में मेरिट पर यदि बात किया जाए ना, हुँ। कोर्ट में इमोशनलेस होता है, वो भावनात्मक काम नहीं करते हैं, वो साक्ष्य के आधार पर किसी को दोषी पाते हैं हुँ। और साक्ष्य के आधार पर ही किसी को वो निर्दोष साबित करते हैं। इस केस में बहुत सारी चीज़ें टेक्निकलिटी है, जो आपको लगेगा कि अधिक से अधिक लोगों को फँसाने के चक्कर में हुँ। इसमें मेन अभियुक्त भी बच जाएँगे। ये बहुत बड़ी त्रुटि हुई है इस केस में, हुँ। जो जिस चीज़ पर माननीय न्यायालय का भी ध्यान गया, बेल के टाइम में हुँ। देखिए, बेल के टाइम में आप 35 लोगों का नाम दिया गया है। तो स्पेसिफ़ाई आपको करना पड़ता है कि किस आदमी ने का उस 35 में से किसका रोल क्या था। हुँ। तो एक आदमी जो इसमें बताते हैं अभी जितने लोगों का मिला है, उस हुँ। पर कोई इल्ज़ाम नहीं था। केवल ये बातें कही गई थी कि घटना के दिन हुँ। वो एक ये कहते हैं जो इसमें इन्फॉर्मेंट जो हैं, सूचक जो हैं, हुँ। वो कहते हैं कि घटना के दिन मुझे पता चला कि इस घटना को अंजाम देने से पहले हुँ। एक गाँव में एक ग्रामीण के पास मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग में माने 6-7 लोगों का नाम बताए थे कि ये वहाँ पर मौजूद थे। तो भाई ये उसने ये देखे नहीं तो बोलते मुझे पता चला। हुँ। तो पता चला तो भाई ये हियर्स एविडेंस है, उसका कोई महत्व नहीं है। तो अधिक से अधिक लोगों को फँसाने के चक्कर में ये जो है सो केस जो है सो हल्का हो जाता है। तो जेन्युइन तरीके से यदि केस किया जाए, हुँ। तो इतने बड़े अपराध में कोई अपराधी नहीं बच सकता है। एक निर्दोष आदमी को फँसाने के चक्कर में आप 10 अपराधी को भी बचने का स्कोप दे देते हैं। इसको तो जी। आगे मेरा यही है, ये कोई हम एडवोकेट हों या कोई यहाँ पर हाई कोर्ट में 26,000 एडवोकेट हैं। हुँ। मैं नहीं लड़ूँ, कोई और लड़ेंगे केस। लेकिन हमारा दायित्व ये होता है कि दोषी जो है सो बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फँसना नहीं चाहिए, क्योंकि एक परिवार का जब आप निर्दोष व्यक्ति का नाम देते हैं, हुँ। तो उनके परिवार पर भी मौ आप मौत से कई गुना ज़्यादा सदमा में लोग जाते हैं। हुँ।
उसकी भी विडंबना होती है, उसकी भी पीड़ा होती है, जिसको हम लोग महसूस करते हैं। और न्यायालय के सामने हम लोग एक आवाज़ बनकर बताते हैं कि हुजूर ये है, और वो साक्ष्य के आधार पर उनको लगता है कि वो अपर्याप्त साक्ष्य है, तो उनको जो है ठोस साक्ष्य नहीं है, तो तत्काल उनको रिलीफ दी जाती है, नंबर 1। नंबर 2, अभी बेल मिली है, अभी वो एक्यूटल नहीं हुए हैं। बेल एक टेम्परेरी चीज़ है, तत्काल उनको राहत मिला कि आप ठीक है, सामान्य जीवन जिए, जब हमको कोर्ट को लगेगा कि ज़रूरत बुझाएगा, उसको बुलाया वापस जाएगा, बुलाएंगे। तो फिर यदि लगेगा तो उसमें फांसी की भी सज़ा लोगों को होती है। तो ये इसमें आपने जो कहा कि इससे अपराधियों का मनोबल तो कहीं नहीं बढ़ जाएगा, तो मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि बेल इज़ टेम्परेरी थिंग। हो सकता है कि यदि उसके खिलाफ गवाही बहुत पुष्टा हो गई, तो सज़ा भी हो सकती है, और होता भी है, कई लोगों को फांसी की सज़ा होती है, कई लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा होती है। और बेल जब देती है, न्यायपालिका बहुत संवेदनशील है। बेल देने के टाइम में बहुत सारे शर्त को लगा देती है कि आपका ये कोई भी इस तरह का एक्टिविटी नहीं हो कि साक्ष्य को मिटाए, धमकाएँ, तो कोर्ट सख्त हो जाती है। तो न्यायपालिका यहाँ बड़ा सुंदर, ये इस लोकतंत्र में न्यायपालिका का जो रोल है ना, वो बहुत बैलेंस इसीलिए तराजू उनके हाथ में होता है, समाज को भी देखते हैं और निर्दोष को भी देखते हैं, और दोनों में बैलेंस बनाते हैं कि निर्दोष जो है सो फंसना नहीं चाहिए और दोषी बचना नहीं चाहिए। इसी सिद्धांत के तहत इसमें बेल मिलता है लोगों अच्छा, को। इस पूरे अगर हम बात करें नरसंहार में, तो नवीन झा और प्रवीण झा, इन दोनों के नाम पे खूब चर्चा हुई थी। कहा गया था कि ये पहले से भी मतलब ये इन सारी चीज़ों में है, इनका नाम पहले भी आ चुका है। आज प्रवीण झा के माता और पिताजी को भी बेल मिला है, जहाँ तक मुझे पता है। इसमें मतलब किस बेसिस पे उनको जो है वो, क्योंकि लोग सेंटिमेंट से भी जुड़ा हुआ था कि उनके माता-पिता की क्या गलती थी कि उनको गिरफ्तार कर लिया वेरी गया है। गुड, तो वेरी गुड। आप थोड़ा लीगल चीज़ तरीके से देखिए, समझाएँ। लीगल चीज़ मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि हुँ, आपने 2 बातें कहा हुँ, कि सबसे पहले कोर्ट साक्ष्य के आधार पर चलता है। जो भी बात हम बोल रहे हैं उसके सपोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट्स है तब हम बात करते हैं। हुँ, यदि आप मेरे बारे में कहते हैं कि ये क्रिमिनल है, हुँ, तो आपके कहने से मैं क्रिमिनल नहीं हो जाता। तो क्या मेरे खिलाफ कोई मामला लंबित किसी थाना में है? हुँ, कोई एफआईआर हमारे खिलाफ है? यदि है तो आप कह सकते हैं कि इनका क्रिमिनल हिस्ट्री है। हुँ, यदि नहीं है तो किसी के कहने से नहीं होता है कि मैं क्रिमिनल हूँ। तो एक बात। दूसरी बात, म म यहाँ पर विकैरियस लायबिलिटी का एक सिद्धांत है कि आप हमारे गलती की वजह से दूसरे को आप लायबल नहीं ठहरा सकते हैं। तो हुँ, क्रिमिनल लॉ में ये लागू नहीं होता है। हमारा यदि मेरा बेटा यदि चोर है तो मुझे कैसे आप सज़ा दे सकते दे हो? सकते हैं। क्रिमिनल यदि मेरा बेटा हत्या किया तो बाप और माँ को कैसे आप सज़ा दे सकते हो? और देंगे तो उसका क्या रोल है, वो एफआईआर से, डायरी में और बहुत सारे जगह पे आता है, वहाँ पे आना चाहिए उसके खिलाफ सबूत। हुँ, इस केस में जो उनके माता-पिता पर जो बेल मिला है, हालाँकि मैं उसमें जो बेल करवाया हूँ, हुँ, देवेंद्र नाथ ठाकुर की तरफ से मैं इस केस को प्रेज़ेंट कर रहा था। अच्छा, और माता-पिता के बारे में जहाँ तक इल्ज़ाम है, हुँ, उसमें ये बात कहा जाता है कि घटना के दिन, हुँ, आपको मैं एफआईआर पढ़ के सुना देता हूँ। वो सेकंड पार्ट ऑफ एफआईआर में ये बड़ा टेक्निकल चीज़ है, हुँ, सामान्य लोगों को उतना टेक्निकलिटी नहीं, जो लीगल एक्सपर्ट होंगे, उनको वो तो पता बहुत होगा। आसानी से समझ जाएँगे, हुँ, लेकिन सामान्य लोगों को थोड़ा-सा कठिनाई होता है ये सब चीज़ों में। लेकिन देखिए वो क्या कहता है, कहता है कि इन्फॉर्मेंट कहता है, मुझे मुझे पता चला कि घटना को अंजाम देने से पहले मेरे ही ग्रामीण हुँ, अशोक सिंह हुँ, के घर पर उपयुक्त सभी नामित व्यक्तियों के अलावा और राजेश, शोभाकांत, अभिषेक, निखिल, देवेंद्र, सुनैना, सुनैना इज़ द मदर ऑफ द, मदर ऑफ, हाँ, ठीक है? तो प्रवीण झा। इस प्रवीण झा। तो इसमें ये बताते हैं कि ये लोगों का मीटिंग में थे। हुँ, तो ये भाई एफआईआर से ही स्पष्ट होता है कि घटना के जगह पर नहीं थे। हुँ, जिस टाइम में हत्या के घटना जहाँ हुआ वहाँ नहीं थे। हुँ, यदि इसकी बात को मान भी लिया जाए तो जहाँ मीटिंग हुआ था घटना से पूर्व वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन घटनास्थल पर नहीं थे, इसका मतलब इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये एफआईआर सब कुछ कह दिया। अच्छा, इसमें वकालत की बहुत बड़ी चीज़ नहीं, ये जो रिकॉर्ड जो एफआईआर इन्होंने कहा, हुँ, इसी आधार पर पता चलता है कि ये हुजूर घटना जब हम लोग इसी तरीके से प्लेस करते हैं बिफोर द कोर्ट हुँ, कि हियर्स एविडेंस से कहते हैं कि मुझे पता चला, दैट मीन्स कि इन्होंने अपनी आँखों से नहीं देखा था उस मीटिंग को। हुँ, फिर भी यदि मान भी लिया जाए कि मीटिंग हुई थी तो घटनास्थल पर ये नहीं थे, तो घटनास्थल पर नहीं थे तो मारने वाले ये नहीं है, और मारने वाले नहीं तो तत्काल ये 9 महीना 10 महीना से जेल में क्यों रहेंगे? केवल मैं माँ-बाप हूँ उस अभियुक्त का इसीलिए, ये तो मेरा कोई जुर्म नहीं है। तो इसी बात से कन्विंसिंग लगा माननीय न्यायालय को, उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी तत्काल इतना पर्याप्त था, इसीलिए बिना डायरी के इन लोगों को बेल मिल गया। अच्छा, अब जो कुछ अभियुक्त हैं जिनके खिलाफ गंभीर और संगीन और आरोप लगा। स्पेसिफिक एलिगेशन है, हुँ, उनके खिलाफ डायरी भी कराएगा, यदि लगेगा कि पर्याप्त साक्ष्य है तो उनको बेल नहीं मिलेगा। हुँ, तो ये सब चीज़ें तो चलती रहती है, और न्यायपालिका बड़े ही सुंदर तरीके से बैलेंसिंग वे में काम करती है, वो किसी के पक्षपाती होकर नहीं चलती है। हुँ, और हम लोग तो न्यायपालिका के पार्ट हैं, हम लोग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहलाते हैं, कोर्ट को हुँ, असिस्ट करते हैं, हुँ, उनको बस अवगत कराते हैं, और न्यायपालिका जो है
अपने हिसाब से चीज़ों को देखकर न्याय देते हैं। जैसा आपने कहा कि जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए और जो बेकसूर हैं वो छूट जाने चाहिए। तो ये केस थोड़ा कन्फ्यूज़न है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने एक-एक लोगों की हत्या पर 5-5 लोगों को बोला कि इन पाँचों ने मिलके एक को मारा है। तो इस चीज़ में आपके हम कैसे इंडिकेट करेंगे कि हाँ, इसी ने मारा है? ये देखिए देखिए, बहुत बहुत अच्छी बात आपने कहा। हुँ, एक छोटा-सा उदाहरण इसी एफआईआर में मैं देता हूँ आपको। इल्ज़ाम जब ये घटना के बारे में बोलते हैं, जो इन्फॉर्मेंट कि कि आज इतना बजे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? हुँ, और कहते हैं कि ये बताते हैं कि मोहम्मदपुर अपना स्वेच्छा से पूर्वक बयान देता हूँ कि 1 बजे दोपहर अचानक मेरे घर से उत्तर दिशा में गोली चलने एवं ज़ोर-ज़ोर से हल्ला होने की आवाज़ सुनाई दिया, जिस पर मैं अपने घर से दौड़कर आवाज़ की दिशा में गया, तो मेरे घर से 100 से 150 मीटर की दूरी पर देखता है कि परवीन झा, विनीत झा और नवीन झा के बारे में बोलते हैं कि मेरे भतीजा को पिस्टल से चेहरा पर गोली मारा है। मार दी। अब आप इसमें देखिए, अब एज़ ए जज हुँ, कि भाई ये खुद कह रहे हैं कि गोली पहले चली तब मैं गया, हुँ, आवाज़ सुना तब मैं तब गया। मैं गया। हुँ, तो भाई जब आवाज़ सुना, क्या पता कोई तीसरा आदमी गोली मार के चला गया हो? हुँ, आप गोली चलाते हुए जाने की बात नहीं करते, पहले ही संदेह आप कर दे रहे हैं हुँ। कि मतलब आप आई विटनेस नहीं हो। पहले ही उन्होंने कर दिया। हुँ, फिर भी यदि स्पेसिफिक एलिगेशन दे रहा है, तो आप कह रहे हैं कि 3 गोली 3 आदमी मारा, हुँ, तो 3 गोली उसके चेहरा से निकलना चाहिए। हुँ, कह रहे हैं कि चेहरा पर गोली मारा, स्पष्ट आप इंडिकेट भी कर रहे हैं कि इस पार्ट पर गोली मारा, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 3 गोली निकलना चाहिए और चेहरा से गोली निकलना चाहिए। और यदि वो गोली नहीं निकला या खोखा बरामद नहीं हुआ, तो संदेहास्पद हो गया कि भाई 1 आदमी मारा होगा, 2 आदमी निर्दोष फँस गया इसमें। हुँ, तो यही सब एक टेक्निकलिटी होती है, जो आप जिस टाइम में बयान देखिए, बड़ी इस केस के माध्यम से एक चीज़ और मैं आपको मैसेज देना चाह रहा हूँ हुँ, कि शुरुआती दौर में जब कभी भी कोई, हम लोग को भी पीड़ा होती है, हम लोग भी जानते हैं कि बहुत सारे लोग को नहीं बचना चाहिए, बच जाते हैं कभी-कभी। बिल्कुल। अन्य केसों की बात मैं कर रहा हूँ। हुँ, तो आपके माध्यम से, चूँकि बहुत ज़िम्मेदार चैनल है आपका, तो मैं एक मैसेज भी देना चाह रहा हूँ कि आप जब कभी भी एफआई किसी भी घटना का हो, तो एफआईआर के टाइम में ज़रूर किसी एडवोकेट से संपर्क कर लीजिए, जो जेन्युइन तरीके से आपको सजेस्ट करेंगे। हुँ, उस टाइम में निर्दोष को फँसाने के चक्कर में आप दोषी को भी बचा देते हैं। ये गलती जो एक हम अक्सर केसों में हमने देखा है हुँ, कि जैसे ही आप निर्दोष लोगों का नाम डालेंगे, आपका केस कमज़ोर होगा। जितना ही लोग था उसका इन्वॉल्वमेंट देते, तो कदापि एक भी नहीं बचता उसमें। अधिक से अधिक लोगों के फँसाने के वजह से केस कमज़ोर होता है, ऑलवेज़ याद रखें, क्योंकि हर आदमी का फ़ंक्शन आपको इंडिकेट करना होगा कि इसने इस चीज़ से मारा और वो डॉक्यूमेंट से सपोर्टिंग होना चाहिए। तो यही सब चीज़ टेक्निकलिटी होती है और हर चीज़ का अपना एक एक्सपर्ट होता है। तो भाई जब बीमार होंगे तो आप डॉक्टर के पास जाइए, उसकी बात मानिए। जब केस मुकदमा हो तो वकील और कोर्ट का सहारा लीजिए। हुँ, तो एफआईआर के टाइम में भी आपको एक जानकार एडवोकेट, और उसमें भी जो आपको लगे कि एक्सपर्ट है। हुँ, यहाँ पर भी बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है, जो क्रिमिनल लॉयर नहीं है, हुँ, उनसे आप सजेशन लेने हुँ, जाएँगे, हुँ, हुँ, तो उतना वो एक्सपर्ट नहीं होंगे। नहीं अब मान होंगे। लीजिए आँख का बीमारी है और हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास जाइएगा, हुँ, तो वही जो प्रॉब्लम होगा वही यहाँ पर भी है। हुँ, बहुत सारे चीज़ हैं, तो क्रिमिनल लॉयर जो हैं, जो जानकार हैं, उनसे आप ले, जैसे मैंने आपको व्याख्या करके बताया। तो न्यायपालिका और माननीय न्यायालय में यही बातें रखी जाती है। हर केस की बात मैं बता रहा हूँ। तो आपके माध्यम से यही मैं कहना चाहूँगा कि मुझे भी संवेदना है, सिम्पैथी है उन परिवारों के प्रति, हुँ, जो अभी जो मिला है वो बेल मिला है। हुँ, यदि उनको उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिल गया, तो फिर से जेल फिर से रहेगी। सज़ा होगा, आजीवन कारावास होता है। होगा, बिल्कुल। इसीलिए आपने जो कहा कि अपराधियों का मनोबल तो नहीं बढ़ जाएगा। हुँ, तो उस चीज़ इसीलिए उन्होंने कंडीशन रख देता है कि भाई इस तरह का यदि हमको पता चला तो फिर आपका बेल हम कैंसल कर देंगे। कैंसल कर देंगे। तो बहुत सारी बातें होती है, लेकिन अच्छा ये त्रुटि इसी लेवल मेरा पर होता है। आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि अब के जो लोग हैं, उनको न्यायपालिका पे थोड़ा कम भरोसा हो रहा है। वो कहते हैं हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया नहीं है। जिस तरीके से फैसले आते हैं, जैसे हम एफआईआर करते हैं या हम कोई केस करते हैं, तो फैसला आते-आते काफ़ी टाइम लग जाता है। हत्याकांड की बात ले लें या फिर किसी भी तरह का अगर हम क्राइम को उठाते हैं। आपको क्या लगता है कि आप इस केस को इतनी बारीकी से स्टडी कर रहे हैं, आपने अभी 5 लोगों के बारे में बताया कि अगर उन्होंने ये गलती नहीं की है, तो उनको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो किस तरीके से ये बारीकी से ये पूरा केस कब तक आपको लगेगा कि हाँ फिनिश हो जाएगा और जो एक्चुअली में क्रिमिनल है, जिन लोगों ने सच में हत्या की है, उन्हीं को सज़ा मिलेगा? कितना टाइम और लगेगा? देखिए, टाइम बाउंडेशन देखिए, जल्दबाजी में गलत निर्णय हो जाए, हुँ, ये कदापि उचित नहीं होता है। उस जब आप उस पोस्ट पर बैठते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, जब न्याय करने बैठते हैं ना, तो आपको लगता है कि मेरे से कोई गलत निर्णय ना हो जाए, इस बात की सावधानी बरती जाती है। हुँ, इसीलिए टाइम लगने के पीछे वो बड़ी एक-एक चीज़ को सावधानीपूर्वक लेते हैं, क्योंकि उनके एक निर्णय से किसी निर्दोष की जीवन बर्बाद हो सकती है। हुँ, या कोई दोषी बच जाएगा तो भी समाज में गलत हो जाएगा। इसीलिए, और ये ट्रायल कोर्ट जो होता है ना, वो डिस्ट्रिक्ट में है।
हम हाई कोर्ट में हैं, हमारे पास अपीलेट जुरिडिक्शन के तहत यदि कोई मामला आता है उसको हम लोग उठाते हैं। तो अभी ये जो कितना टाइम लगेगा नहीं लगेगा वो लोअर कोर्ट में एडवोकेट बताएंगे आपको। अभी हमारा जो फंक्शन था कि ये कुछ लोगों को जो बेल मिला है इस ग्राउंड पर मिला है। इससे ये पता चलता है कि निर्दोष लोगों को किसी भी केस में नहीं फंसाइए, और और किसी भी एफआईआर वगैरह से पहले एक्सपर्ट एडवोकेट को उसी टाइम में एक राय ले लेना चाहिए, ओपिनियन ले लेना चाहिए। उनके सलाह से यदि वो काम किए होते तो शायद ये सब चीज़ें में उनको आसानी से हाँ हो जाती, यही चीज़ है। तो आज हम इस वीडियो को करने के पीछे का कारण यही था कि जिस वक्त यानी कि 29 मार्च 2021 को जब ये नरसंहार हुआ था मोहम्मदपुर, तो काफ़ी ज़्यादा बातें हुई थी, खूब सारे एलिगेशंस लग रहे थे, काफ़ी सारे लोगों के नाम आए थे, कई सारे लोग नामजद थे जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, और अब इस केस में धीरे धीरे पत्ते जो हैं वो साफ हो रहे हैं। तो इसलिए हमने कोशिश की बारीकी से इस चीज़ को समझने की कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन है और किस वजह से जो है वो लोगों को बेल मिल रही है, क्योंकि मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गर्म था उस वक़्त, और ये कहा जा रहा था कि क्यों निर्दोष लोगों को इस मामले में फँसाया जा रहा था। हालाँकि इस मामले में 6 लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद राजनीतिक मुद्दा भी ये बन गया था, काफ़ी सारे लोग वहाँ पहुँचे भी थे। अब ऐसे में हम इस केस पे आगे भी नज़र बनाए रखेंगे, और जो भी लीगल चीज़ें होंगी, हम कोशिश करेंगे कि हम आगे भी इनसे डिस्कस करें। आप DTW 24 न्यूज़ देख रहे थे, मेरा नाम निशा ओझा है, बहुत-बहुत शुक्रिया।